सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके सभी जितने भी राजन सीरीज के बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय के जितने प्रश्न अभी तक थे उनको मैं सॉल्व करा चुका हूं। और यहाँ पे लघुत्तरीय के जो प्रश्न बचे हुए हैं, देखिए प्रश्न संख्या 82 तक मैं करा चुका हूं। यहाँ पे मुझे प्रश्न संख्या 83 से 100 तक कराना है इस क्लास में। और सभी आपका समझ लीजिए पूरा राजन सीरीज कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस क्लास के साथ आपका पूरा राजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने पहले क्लासेस नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करिएगा, वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है और वहां से आपको पूरा मैथ का सभी क्लासेस मिल जाएगा। सभी क्लासेस को आप देख पाओगे आराम से, सभी क्लासेस के माध्यम से वहां पे तैयारी आपकी हो पाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो सभी विषयों को आपको तैयार करना है। अब हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको क्लास को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच जाए। अब देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 83 है, शंकु किसे कहते हैं, उदाहरण एवं चित्र द्वारा समझाइए। शंकु, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कोन। जिसने सीबीएसई से पढ़ा होगा वो कोन पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम। अब जो आइसक्रीम होता है वो कैसा होता है, कोन होता है। और जो जोकर की टोपी होती है और चुरमुरे की पुड़िया जो होती है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कोन के आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोन। शंकु, शंकु में क्या होता है, इस तरीके से नीचे ये गोल सा होता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जोकर की टोपी इस तरीके से आपने देखी होगी। आइसक्रीम आप कोन वाली खाते हैं, या फिर कई सारे आकृति आप इस तरीके से देखे होंगे। इसमें क्या होता है, नीचे ये वृत्त होता है। वृत्त की आपको पता है, कहीं भी वृत्त होगा उसकी अपनी त्रिज्या होगी। और इसमें देखिए दो हाइट होती है, यह ध्यान रखना होता है। एक लंबवत हाइट होती है h और एक तिरछी हाइट होती है l। अब तिरछी हाइट की जो वैल्यू होती है वह ज्यादा होती है और जो लंबवत दूरी होती है वह कम होती है। आपको पता है कि कोई भी दूरी अगर सीधे लंबवत नापते हैं तो वो सबसे कम होती है, और इस तरीके से तिरछा अगर नाप रहे हैं तो वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब तो यहाँ पे भी अगर आप त्रिभुज में देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज होता है और ये आपका कर्ण होता है, लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे इस आकृति को। इस आकृति में आपसे पूछा था, देखिए शंकु क्या होता है और शंकु किसे कहते हैं, और उदाहरण एवं चित्र के द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे देखिए शंकु को यदि आधार के समांतर काटा जाए तो परिच्छेद एक वृत्त होता है, और दूसरा शंकु को यदि अक्ष के समांतर काटा जाए तो प्रतिच्छेद एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। शीर्ष कोण शंकु के शीर्ष कोण के बराबर होगा। बस शंकु में L, देखिए ये जो L है AC, ये तिरछी ऊंचाई है, R जो है वह त्रिज्या है, जो H है वह शंकु की ऊंचाई है। ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई आप लोग प्रश्न में देख पाएंगे। ठीक, और अल्फा जो है अर्धशीर्ष कोण है। यहाँ पे अल्फा जो है वह अर्धशीर्ष कोण है। और शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है V बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपने कहीं पे अगर बेलन का आयतन पढ़ा होगा, पाई r स्क्वायर h होता है, तो उसी का 1/3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि उसी का 1/3 भाग ये क्या होता है, इसका शंकु का आयतन। अब इसके बाद देखिए हमको अगला पढ़ना है, गोला किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो गोला जैसी आपकी गेंद होती है, चाहे वह क्रिकेट बॉल हो या फिर फुटबॉल हो, तो ये गेंद क्या होती है, ये होती है गोला। अब ये गोला, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये वृत्त की तरह दिख रहा है, लेकिन ये 3D आकृति होती है। और ये गोला आप समझ पा रहे हैं, गेंद, कांच की गुल्लियां, फुटबॉल, साइकिल के छर्रे आदि गोले के उदाहरण हैं। एक ही निश्चित केंद्र तथा एक ही त्रिज्या वाले समस्त वृत्तों को अंतरिक्ष में बनी आकृति को गोला कहते हैं।
अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान रखिएगा। घन इकाई यानी कि b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का अर्ध गोले का अगर आयतन पूछ रहा है तो ये होता है 2/3 पाई आर, मतलब उसी का आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्ध गोले का आयतन। गोले की आकृति आप समझ ही गए हैं। अब गोले का अगर कोष का आयतन पूछ रहा है, मान लेते हैं कहीं पे आपको ऐसा दे दिया कि कोई बॉल है, वो बाहर से तो पूरा गोला है और अंदर से थोड़ा खाली है, मतलब कि इतना भरा हुआ है और बाकी खाली है, और वहां पे अगर मटेरियल यूज कितना हुआ है, कितना इसका आयतन निकालना हो, तो आप निकाल सकते हैं इससे। बाह्य गोले का आयतन निकाल लीजिए और भीतरी का घटा दीजिए। ठीक है, अगर बाह्य का R1 है त्रिज्या और अंदर का R2 है तो ये आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। इस तरीके से आयतन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85। त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके आधार 24 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर। और दूसरा है आधार 4 मीटर ऊंचाई 2 मीटर। अब देखिए अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका आधार आयतन लिख दिया है। आधार कितना है, पहले का आधार है 24 मीटर, ऊंचाई है 15 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि 1/2 24 गुणे 15। 2 से 24 को काटेंगे 12 और 12 का गुणा हो जाएगा 15 में। 15 दूने 30 के शून्य, हासिल लगा 3 और 15 के नम 15 3 18 180 वर्ग मीटर ये आ जाएगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दूसरा आधार कितना दिया है, यहाँ पे आधार दिया है 4 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर, तो आधार 4 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि 1/2 गुणे 4 गुणे 2। 2 से 2 काट दीजिए, बचा 4, तो 4 वर्ग मीटर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86। आयत किसे कहते हैं, आयत को उदाहरण सहित समझाइए। तो आयत एक 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा उनके चारों कोण समकोण हों। जैसे यहाँ पे देखिए आयत आप देख पा रहे हैं, AB लंबाई है और CD लंबाई है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और AC चौड़ाई है और BD चौड़ाई है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और सभी कोण 90 अंश के होते हैं आयत में, आपको पता है। ठीक है, या समकोण बोल लीजिए उसी को, 90 अंश के कोण को ही समकोण बोला जाता है। ठीक, अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए ABCD एक आयत है, इसमें भुजा BC बराबर AD और भुजा AB बराबर DC। कोण ABCD सभी 90 अंश के हैं। BC बराबर AD आयत की लंबाई कहलाती है और AB बराबर DC आयत की चौड़ाई कहलाती है। आयत का क्षेत्र ऐसी आकृति जो किसी 4 समकोण पर बनी हो तथा उसका जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो को आयत कहते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, और लंबाई निकालना हो तो आयत के क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दीजिए, और चौड़ाई निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दीजिए। अब आयत पे अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए तो आसानी से हल कर सकते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर हो तो बाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 80 गुणे 50, तो ये कितना आ जाएगा 40 और 2 शून्य और 4000, और सब मीटर में है तो वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, या मीटर स्क्वायर जिसे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल उदाहरण सहित समझाइए। तो वर्ग की परिभाषा 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं समान हो तथा चारों कोण समकोण हो वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये अगर एक भुजा A है तो बाकी भुजाएं भी A होंगी और सभी कोण जो होंगे वह 90 अंश के होंगे, समकोण होंगे। ठीक है, तो इसको इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, इस आकृति को कहते हैं वर्ग। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है और इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो सॉल्व करना है। एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा 5 फेरे
तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। अब देखिए वर्गाकार चबूतरे का जो क्षेत्रफल है वह कितना दिया 36, तो भुजा का वर्ग क्षेत्रफल होता है तो भुजा का वर्ग बराबर 36 हो जाएगा और भुजा कितना आ जाएगा 6 मीटर। और वर्गाकार चबूतरे का परिमाप हम निकालने मतलब कि एक बार तार घेरने में कितना लंबा तार चाहिए होगा, तो ये निकालने के लिए हम 4 गुणे भुजा कर देंगे, परिमाप आ जाएगा 24 मीटर। और 5 बार लपेटना है तो फिर 5 से गुणा कर देंगे इसके परिमाप में, यानी कि 24 में 120 मीटर आ जाएगा, यानी कि 5 फेरे तार लपेटने में कुल 120 मीटर तार लगेगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बताइए। तो त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां यहाँ पे हैं। देखिए पहला होता है भुजा 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 सर्वांग समता, मतलब तीनों भुजाएं ही देखी जाती हैं। अब भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध समझिए, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम होने का मतलब होता है सब कुछ सेम होना, कोई अंतर होना ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर सर्वांग सम आकृतियों की बात किया जाए तो जैसे 1 रुपए का सिक्का, अगर गवर्नमेंट कोई 1 रुपए का सिक्का छाप रही है तो एक ही तरीके का, अगर मतलब कोई अंतर नहीं है, तो वो दोनों 1 रुपए के सिक्के क्या कहलाएंगे? ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, मतलब ना आकार में छोटे बड़े होंगे ना कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इस तरीके से ये सर्वांग सम कहलाएंगे। तो उसी तरीके से दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाते हैं? जब उनके जो क्रम के अनुसार जो भुजाएं हैं, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का, सभी तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे कि अगर ए बी सी नाम दिया जाए और पी क्यू आर नाम दिया जाए तो ए बी जो भुजा है वह बराबर है पी क्यू के, और ए सी जो भुजा है वह बराबर है पी आर के, और बी सी जो भुजा है वह क्यू आर के बराबर है। तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला जो सर्वांग समता का त्रिभुज, अब यहाँ पे जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए किसी माध्यम से, जैसे भुजा 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 हमने लगाया और देखा कि क्रम से तीनों भुजाएं बराबर मिल गई हैं, ठीक, और दोनों त्रिभुज इस तरीके से सर्वांग सम हो गए, तब हर एक कोण भी समान हो जाएगा, सब कुछ समान हो जाएगा त्रिभुजों के बीच में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के बीच में। ठीक, अब इसके बाद अब दो त्रिभुज फिर हमको दिए गए और हमने किसी तरीके से हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये सर्वांग सम है कि नहीं। अब हमको अगर एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, और मतलब दो भुजाएं और एक कोण मिलते हैं जो आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, तो ये प्रतिबंध लगता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। जब एक त्रिभुज का अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दोनों भुजाओं के बराबर हों तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भुजा का खा है यहाँ पे ये बराबर है इसके, और जो कोण खा का ग ये 120 अंश है, यह यहाँ पे चा घा और छा इस कोण के बराबर है, और जो भुजा फिर का और गा है वह घा और छ भुजा के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दो भुजाएं क्रमागत, एक भुजा एक कोण और फिर एक भुजा जो है हमको बराबर मिल गया दो त्रिभुजों में, तो अब कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब जब सर्वांग सम हमने प्रूव कर दिया तो ये भुजा के बराबर हो जाएगा, और ये कोण के बराबर, ये कोण, मतलब सब कुछ बराबर हो जाएगा इन दोनों त्रिभुजों के बीच। अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो है वह है कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध। जब एक त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दो भुजाओं के बराबर हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए थ्योरी यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दी है,
यहाँ पे थ्योरी में एक कोण इन्होंने रखा है और दो भुजा रखा है। इसकी थ्योरी जो होगी वह आप समझ लीजिए कि यदि एक त्रिभुज के कोई भी दो कोण और उसके बीच की जो भुजा है वह दूसरे त्रिभुज के संबंधित कोणों और उसके बीच की भुजा के बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहले त्रिभुज की दो कोण है और उनसे लगे ये भुजा है, ठीक है, उनके दोनों के बीच की। अब यही संगत कोण इस तरीके से समझिए, ये हो गया और बीच की भुजा अगर बराबर मिल जाते हैं तो इसको हम कह देते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध, और यहां से ये दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक और सर्वांग समता का तीन ही मुख्य नियम होता है, एक और कहीं कहीं आप पढ़ लेते हैं, समकोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब ये केवल समकोण त्रिभुजों पे लागू होता है। अब समकोण त्रिभुजों में तो एक कोण 90 अंश का होगा ही, दोनों कोण अगर समकोण है तभी ये हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब समकोण भुजा सर्वांग समता, जब समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा, अब कर्ण बराबर हो गया और एक कोई और भुजा बराबर हो गया तो अपने आप ये समझ लीजिए कि ये उसी तरीके से हो गया, दो भुजाएं बराबर और एक कोण 90 अंश का बराबर, ये उसी में आ गया। ठीक है, भुजा कोण भुजा वाले में। ठीक, इसीलिए तो मुख्यतः तीन ही होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर, दो भुजा एक कोण या फिर दो कोण एक भुजा। ये तीन प्रतिबंध आप याद रखिएगा और इन्हीं के माध्यम से कहीं भी आपको सर्वांग समता दिखाना होगा तो दिखा देंगे आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नांकित के मान सर्व समीका के सहायता से ज्ञात करें। अब सर्व समीकाएं क्या होती हैं आपको पता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आपको पता है क्या एक सर्व समीका है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है, ये सभी सर्व समीकाएं होती है। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब सर्व समीका वह होती है जिसमें वेरिएबल के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए मैं 598 का क्यूब, 98 का क्यूब और 9.9 का क्यूब का मान निकालना है। अब देखिए पहला है हमारा 598 का क्यूब, तो 598 के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 600 माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब 600 माइनस 2 का क्यूब यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब 598 जो था वहां पे हमने लिख दिया 600 माइनस 2। ठीक, अब ये हो गया जब 600 माइनस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए a की जगह है 600 और b की जगह है 2, तो 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 600 गुणे 2 और ब्रैकेट में 600 माइनस 2। अब देखिए 600 का क्यूब करेंगे तो 600 का 3 बार गुणा और 6 का 3 बार गुणा होगा तो आ जाएगा 216 और 2 जीरो था तो ये 3 बार गुणा होगा तो 6 जीरो हो जाएगा, तो 6 जीरो ये लगा दीजिए। फिर 2 का क्यूब 8 आ जाएगा तो माइनस 8 और माइनस 3 का गुणा होगा 600 में होगा तो 1800, 1800 का गुणा 2 में तो 3600 और यहाँ 600 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा 598। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका 216 और यहाँ पे 4 2 6 जीरो और माइनस 8 और माइनस यहाँ पे अब हम लोग गुणा कर लेंगे 3600 गुणे 598। तो देखिए 36 का गुणा 598 में कर दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिएगा, इसके बाद घटा लीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए दूसरा है 98 का क्यूब, तो 98 के क्यूब 98 को कितना लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2 का क्यूब और यहाँ भी यही फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब 100 का क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में 100 माइनस 2।
अब 100 का क्यूब, तो 100 के आगे 6, 1 के आगे 6 जीरो हो जाएगा और -8 और -600 गुणे 98 आ जाएगा। अब ये आपका हो गया 10 लाख, 10 लाख में से -8 और 600 का गुणा 98 में, तो ये हो जाएगा 58,800 और ये हो गया 58,808 और घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9,41,192। अब इसके बाद देखिए तीसरा है 9.9 का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 10.0 माइनस 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, 9.9 को क्या लिखा जा सकता है 10 माइनस 0.1, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए यही फॉर्मूला फिर यहाँ पे लगेगा, तो हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 3 गुणे a इंटू बी, यानी कि 10 गुणे 0.1 और ब्रैकेट में 10 में से 0.1 घट जाएगा। तो ये देखिए 10 का क्यूब 1000 और 0.1 का क्यूब, तो ये 0.3 स्थान पे लग जाएगा। अब फिर -3ab, ab कितना हो जाएगा, ab का मान 1 हो जाएगा क्योंकि 10 का गुणा होगा 0.1 में और ये 10 में से 0.1 घटेगा तो 9.9। अब 1000 माइनस 0.001 माइनस, अब 3 का गुणा कर देंगे तो 29.7 मिल जाएगा। अब घटा लेंगे तो 29, तो देखिए पूरा घटेगा और फिर घटेगा यहाँ पे 1000 में से घटेगा 29.701, यही घटेगा और ये घट के कितना आ जाएगा 970.299। ठीक, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये तीनों सर्वसमीका के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहीं पे अगर 102 का क्यूब दिया होता, 102 का क्यूब, तो उसे हम लोग क्या लिखते, उसे हम लोग लिखते 100-2 का होल क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से भी करेंगे जैसी जहां जरूरत होगी। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 है। 12, 16, 18 का मासा भाग विधि से बताओ। 12, 16 और 18 का मासा भाग विधि से आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं और इनका मासा निकालना है। तो ऐसे ही में भाग विधि से निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी जो संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 12 और फिर 16 फिर 18 है, तो 12 और 16 को लेंगे और सबसे छोटी संख्या 12 से 16 में हम भाग करेंगे। देखिए इन्होंने 16 से 18 में भाग किया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको छोटी संख्या से ही फिर बड़ी संख्या में भाग करना है सबसे छोटी संख्या को लेकर के। तो 12 से भाग करेंगे 16 में, देखिए एक बार जाएगा 12 और बच जाएगा 4 और इस 4 से अब हम 12 में भाग करेंगे तो 3 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक, अब जिससे पूरा कटता है भाजक से वो हमारा मासा हो जाता है और 12 और 16 का जो मासा हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। 12 और 16 का मासा, केवल मैं बोल रहा हूँ, 12 और 16 का मासा जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 18 का मासा निकालेंगे। 4 और 18 का, तो 4 का क्यों निकालना है, 4 क्योंकि अब हमको मासा मिल गया है, तो जो मासा मिल जाता है उसका और जो संख्या बचा रहता है उसका हम यहाँ पे मासा निकालते हैं। तो 4 और 18 का देखिए 4 चौक 16 होता है और बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर 2 से भाग करेंगे, इससे पहले जो भाजक है यानी कि 4 में, तो 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 बार में पूरा कट जाएगा और ये 2 जो जहां पे शेषफल 0 हुआ वही क्या होता है, वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ से मासा कितना मिल जाएगा 2, तो जो ये इसका मासा निकल के आएगा 4 और 18 का, वही सबका मासा होगा 12, 16 और 18 का। ठीक है, क्योंकि 12 और 16 का मासा 4 है और 4 और 18 का जो मासा है वह 2 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सबका जो मासा होगा 12, 16 और 18 का वह 2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप निकालिएगा। इन्होंने यहाँ पे पहले दोनों बड़ी संख्याओं का मासा निकाला है, तो ऐसा मत करिए, पहले छोटी संख्या से शुरू करिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। 1/2, 2/3, 4/5 का मासा बताओ। तो देखिए जब भी भिन्न संख्याओं का मासा निकालना होता है
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, भिन्न संख्याओं का जो मासा होता है वह होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब यहाँ पे देखिए भिन्न है 1/2, 2/3, 4/5, यानी कि अंश क्या क्या है 1, 2 और 4 का मासा आप निकाल लोगे और बटे हरों का लासा, तो हर में कौन कौन से हैं 2 है, 3 है और 5 है का लासा, ये हो गया। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे 1, 2 और 4 का जब मासा निकालेंगे तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1, 2 और 4 इन तीनों संख्याओं को काटती है, तो हमको मिलेगा 1। ठीक, और 2, 3 और 5 के लासा के बारे में सोचिए तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको मिलेगी 30। तो 1/30 यह आपका निकल के आ जाएगा मासा। ठीक है, तो 1/30 होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा 1/30 आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2149 तथा 1535 को पूर्णतया विभाजित करे। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, मतलब कि महत्तम, हाईएस्ट। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। अब दो संख्याओं का मासा निकालना है तो भाग विधि से निकाल लेंगे। देखिए 1535 से भाग करेंगे हम लोग, 2149 में एक बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 614, और फिर 614 से हम किस में भाग करेंगे इस 1535 में, इससे पहले जो भाजक था। अब देखिए दो बार जाएगा 1228, और फिर घटाएंगे तो 307 मिल जाएगा, और 307 से अब भाग करेंगे 614 में, दो बार जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, और जहां पे आपको शेषफल 0 मिला वहां का भाजक देखना है, वही भाजक जो होता है वही मासा होता है। यहाँ पे वह संख्या जो हो जाएगी, इसका मासा आपको मिल गया 307, यानी कि वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2149 और 1535 दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी वह होगी 307। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 93 है, किन्हीं दो संख्या का मासा 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है, संख्याओं का लासा बताओ। अब दो संख्याओं का मासा दिया गया है और दोनों संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल 36 आ रहा है, ये बताया गया है, तो इसका लासा निकालना है। देखिए अब जो सूत्र होता है वह होता है संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो संख्याओं का गुणनफल है जो कि दिया है 36 बराबर लासा गुणे मासा, मासा है 18, अब 18 को उधर भेज देंगे बराबर के, तो लासा कितना मिल जाएगा 36/18 यानी कि 2, लासा का जो मान आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, 1856, 3287, 8432 प्लस 9.999 प्लस 18.888 सरल करो। तो देखिए दशमलव का बस जोड़ आपको करना है। देखिए मैक्सिमम कितने स्थान तक का दशमलव है 3 स्थान तक का, तो सभी संख्याएं जितनी दी गई हैं सभी के सामने 3 स्थान तक का दशमलव लगा लीजिए, और दशमलव को एक सीध में रख करके सभी संख्याओं को ऊपर नीचे इस तरीके से लिख दीजिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे देखिए पहले स्थान को, तो 9 और 8 17 के साथ हासिल लगा 1, और देखिए फिर 17 और हासिल 1 18 आ जाएगा, फिर हासिल 1 लग जाएगा, फिर देखिए 9 और 8 17, 1 18 और फिर 1 हासिल लगेगा। अब 17 2 19 और 7 26, 26 और 6 हो जाएगा ये 32 और 1 33, 33 हो गया, और हासिल आया 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15 और 5 20 के 0 हासिल 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 8 16 के 6 हासिल लग जाएगा 1, अब 1 1 2 और 3 5 और 8 13, तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से 13,603.887 ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, जानवरों के एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी,
3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं तथा 95,950 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं? तो मांसाहारी धन शाकाहारी और धन सर्वाहारी, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 0 0 0 जुड़ा, 0 हो गया, और 9 5 14, 3 17 के 7 हासिल लगेगा 1, और 5 और 5 10, 19 और 1 20 हासिल लगा 2, और 5 और 3 8 और 2 10 हासिल लगा 1, और 9 और 1 10। ये हो जाएगा आपका 1,70,000। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 है। 117 धन 9 गुणे 5 ऋण 3 गुणे 8 धन 55 गुणे 55 धन 8 गुणे 7 धन 6। अब यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं इस तरीके से दी गई हैं, कहीं पे जोड़, कहीं पे गुणा, कहीं पे घटाना, इतना ही हो रहा है, भाग हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 117 धन 9 गुणे 5 ये हो जाएगा 45, 117 धन 45, फिर माइनस 3 गुणे 8 ये हो जाएगा 24, फिर धन 55 गुणे 55 ये आ जाएगा 3025, फिर धन 8 गुणे 7 8 7 56 आ जाएगा, ये धन 56 और धन 6। अब सभी को आप जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3225 उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है। 7.5 गुणे 7.5 धन 37.5 धन 2.5 गुणे 2.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सीधे सीधे आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो इस 37.5 जो बीच में लिखा है इसको, अब जैसे 7.5 गुणे 7.5 है तो इसको 7.5 का वर्ग लिख देंगे, और ये देखिए 2.5 का वर्ग हो जाएगा। बीच वाला जो पद बचा इसको अगर हम लोग चाहें 3 पद कहीं दिखे तो हम लोग होल वर्ग बनाने को सोच सकते हैं, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब बीच वाले को 2ab के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2.5 कर लेंगे, ये 5 आ जाएगा, और गुणे 7.5 ये 37.5 होता है, और ये हो जाएगा 7.5 और धन 2.5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इस तरीके से वैल्यू 100 आ जाएगी, या सीधे सीधे आप गुणा करके भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7.5 और 7.5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56.25, फिर 37.5 है ही, और 2.5 और 2.5 का गुणा करेंगे यानी कि 25 का वर्ग 625 आता है, तो 6.25। अब जोड़ लीजिए सभी को, तो देखिए 56 और ये सभी दशमलव मिल करके जो हो जाएंगे वह 0 हो जाएंगे, और फिर जोड़ेंगे 6 7 और 6 6 12 7 19 और 1 20, ये 2 हो जाएगा, फिर 0 और 1 100 आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 98। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के किसी भी भिन्न के नीचे अगर 0 लगा दिया जाए तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 और दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल बता रहा 90 है और अंतर 40 है। मान लेते संख्याएं x और y है। अब योगफल जब कह दिया 90 है तो x और y को जोड़ने पे किसके बराबर मिलना चाहिए? 90 के, और x और y का में घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाने पे x में से y घटाने पे कितना मिलना चाहिए? 40। अब सीधे सीधे इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो x x जुड़ेगा 2x, और धन y और माइनस y जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 90 और 40 जुड़ेंगे 130 हो जाएगा। अब 130 ये मिल गया, 2x बराबर 130, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 55। अब दोनों संख्याओं का योग 90 है, एक 55 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसी में 55 वैल्यू रख देंगे, 55 धन y बराबर 90, और y बराबर कितना आ जाएगा? 25। 2x बराबर 30 है, x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 65, यहाँ पे 65 आएगा, और जब x बराबर 65 आएगा तो 65 और धन y बराबर 90, और y बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो एक वैल्यू 65 होगी, एक 25 होगी, सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स क्यूब माइनस 27 को सरल करो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और बटे एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए ए की जगह है यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह है एक्स यानी एक्स का स्क्वायर और प्लस ए बी होता है, तो ए बी में क्या आएगा? एक्स इंटू 3 यानी कि 3x और प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस थ्री कट जाएगा और ऊपर बचा x प्लस 3, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यही सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे राजन सीरीज के, यह यहाँ पे समाप्त होते हैं। पूरा राजन सीरीज मैंने आपका यहाँ पे पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ लीजिए, और कई सारे अगर डाउट्स होंगे आप लोगों के तो हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे राजन सीरीज के, डाउट सेशन ले लेंगे राजन सीरीज का स्पेशली। ठीक है, तो पूरा राजन सीरीज आप लोग कंप्लीट कर डालिए और सभी अपने मित्रों को इन क्लासेस को शेयर कर दीजिए। नीचे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का मैथ के सामने, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट पूरी खुल के आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे वहां पे आपको शेयर बटन दिखेगा, वहां से शेयर करेंगे तो प्लेलिस्ट शेयर होगी। प्लेलिस्ट को शेयर करिए ताकि सभी लोग एक लाइन से बहुत आराम से सभी क्लासेस को देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। अब इनसे क्या होगा कि सभी लोग के सभी क्लासेस की तैयारी हो जाएगी, और सभी क्लासेस को आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी क्लासेस को लाइक करते हुए चला करिए। अब इसी तरीके से सभी विषयों का जो है वह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए और जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो आप हमसे तुरंत पूछिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए कम समय में बेहतरीन ढंग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए, वहां से अपनी पढ़ाई करिए। और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।